आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तारीख 26 मई शुक्रवार। यह पॉडकास्ट आज का दिन। मैं हूं खुशबू कुमार। दूध पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र क्यों आमने सामने आ गए हैं? जिस अमूल ब्रांड से कल तक कर्नाटक की नंदनी को तकलीफ थी, अब तमिलनाडु की कोऑपरेटिव सोसाइटी आविन को अमूल से दिक्कत हो रही है। क्या और क्यों है ये परेशानी? सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात करेंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कहना है कि 22 इसमें हम लड़ेंगे। भाजपा क्या तैयार होगी इस मांग पर? और महाविकास अघाड़ी में सीट के लिए कैसी खींचतान चल रही है, एक नजर इस पर भी डालेंगे। और आखिर में रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया कीवर्ड बखमूत शहर की बात। क्या यूक्रेन ने इसे अब पूरी तरह खो दिया है? किसी इल्यूजन में जी रहा है क्या पश्चिम कि वो रूस को हरा देगा? और F-16 से लड़ाई कितनी बदलेगी? क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन पहले यहाँ सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। राहुल गांधी के नए पासपोर्ट मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता एनओसी की कर रहे मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज संसद के इनॉग्रेशन पर सुनवाई। राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने के लिए लगाई गई याचिका। कर्नाटक में 24 एमएलए मंत्री पद की लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। खराब सेहत का दिया था हवाला। मणिपुर में विदेश राज्य मंत्री के घर भीड़ का हमला। अमित शाह 29 मई को राज्य का करेंगे दौरा। आज खेला जाएगा आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच। गुजरात और मुंबई की टीम आमने सामने। पाकिस्तान से नहीं भाग सकेंगे इमरान खान, नो फ्लाई लिस्ट में नाम शामिल। और चीन में कोरोना की नई लहर, एक हफ्ते में दर्ज हो सकते हैं 6.5 करोड़ केस। दो राज्यों के बीच जमीन और पानी को लेकर विवाद की खबरें तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन दूध और इससे बने प्रोडक्ट्स के लिए लड़ना नई बात है। पहली बार हमने ये कर्नाटक में देखा, जहां नंदनी और अमूल के बीच की लड़ाई चुनावी मुद्दा बना। घमासान ऐसा कि पार्टियों के मैनिफेस्टो तक में ये बात जा पहुंची। खैर, अब ये और आगे बढ़कर तमिलनाडु तक चली गई है। वहां ये लड़ाई अमूल और आविन के बीच की है। राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है और कहा है कि अमूल राज्य में फेयर कंपटीशन और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की भावना के खिलाफ जाकर काम कर रही है, जिससे राज्य की कोऑपरेटिव कंपनी आविन को नुकसान पहुंच रहा है। अपने लेटर में स्टालिन ने ये कहा है कि अब तक अमूल अपने प्रोडक्ट्स को आउटलेट्स पर बेच रहा था, लेकिन अब वो अपने सहायक संस्थान के जरिए तमिलनाडु में दूध भी खरीदने लगा है। भारत में एक नियम रहा है कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारियां, समितियां एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देती। सवाल है कि अब राज्य में अमूल और आविन के बीच का विवाद कैसे शुरू हुआ? इसे जानने के लिए हमने बात की तमिलनाडु में इंडिया टुडे मैगजीन की कॉरेस्पॉन्डेंट लता श्रीनिवासन से। जब चीफ मिनिस्टर स्टालिन को ये पता चला कि तमिलनाडु में अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी से डायरेक्टली मिल्क प्रोक्योर कर रहा है, उन्होंने अमित शाह जी यूनियन गवर्नमेंट में इमीडिएटली चिट्ठी लिखा और ये कहते हुए कि ये गलत है, क्योंकि आविन तो जो तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिल्क फेडरेशन है आविन, वो भी मिल्क प्रोक्योर करता है और मिल्क शॉर्टेज हो गया है। और एक दूसरे से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे स्टेट क्रॉस कर मिल्क प्रोक्योरमेंट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो प्रॉस्पर नहीं कर सकते, क्योंकि तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा और आविन के लिए मिल्क नहीं रहेगा। और जो लोग तमिलनाडु में मिल्क आविन से खरीदते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर दूसरी स्टेट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ आकर मिल्क लेने शुरू करते हैं। तो इसीलिए M.K. स्टालिन ने यूनियन गवर्नमेंट में अमित शाह जी को खत भेजा है कि अमूल को इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए दिस रॉन्गफुल मिल्क प्रोक्योरमेंट अक्रॉस स्टेट। लता, आविन और अमूल की अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो दोनों के बिजनेस मॉडल में क्या अंतर है? अगर आप देखते हैं, हर स्टेट में
उनकी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में आविन है, गुजरात में अमूल है। मगर अमूल हैज ग्रोन सो बिग, उनके प्रोडक्ट्स इंडिया अक्रॉस इंडिया बेचते हैं, जैसे अमूल घी, अमूल बटर, अमूल चीज एंड सो ऑन। और इसके लिए ऑफ कोर्स उनको दूध चाहिए, और जो गुजरात से उनके लिए दूध जो आता है वो काफी नहीं रहेगा, इसीलिए वो बाहर से कोऑपरेटिव सोसाइटी से दूध खरीदते हैं, क्योंकि अमूल यहाँ से मिल्क प्रोक्योर कर रहा है, मिल्क खरीद रहा है तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो अगर वो मिल्क लेंगे यहाँ से तो आविन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके लिए दूध काफी नहीं रहेगा फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ तमिलनाडु। तो इसीलिए एम.के. स्टालिन ने खत लिखा है। और एक आखिरी सवाल, राज्य की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो सहकारी समितियां हैं, उन्हें अमूल जैसे ब्रांड से क्या खतरा है? ऑपरेशन वाइट फ्लड शुरू हुआ था क्योंकि लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रॉस्पर हो। हर स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और वो प्रॉस्पर हो, वो पैसा बनाए और अच्छा खासा प्रोडक्ट भी बनाए। अगर बिग ब्रांड्स आके ये दूसरे स्टेट में आ जाते हैं तो वो लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बहुत नुकसान होगा। दे विल सफर, और ये भी हो सकता है कि दे विल बिकम डिफंक्ट। तो इसीलिए एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि अमूल मिल्क प्रोक्योरमेंट मत करे तमिलनाडु में, नॉर डिस्टिलेशन और चिलिंग प्लांट भी इंस्टॉल करे, क्योंकि ये लोकल कोऑपरेटिव्स को अफेक्ट करेगा, उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो फिर लोगों काम के लिए क्या करेंगे, और फिर ऑपरेशन व्हाइट फ्लड का मतलब ही क्या होगा, यही वो पूछ रहे हैं। शुक्रिया लता श्रीनिवासन। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 80। ठीक बात है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल या कोई और? 48 सांसदों को स्तन भेजने वाले महाराष्ट्र को इस कड़ी में दूसरा मकाम हासिल है। और यहाँ एकनाथ शिंदे की बगावत, शिवसेना के असली वारिस वो हैं जैसे दावे। दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी के साथ आने से पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मामला थोड़ा अधिक दिलचस्प हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर जो बात अब तक मन में थी वो अब जबान पर आ गई है। खींचतान फिलहाल महीन है, सब अपने बाड़े में बैठकर अपनी मांगे दर्ज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने तो एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को भाजपा का नेचुरल अलाई, स्वाभाविक साझेदार बताया है। और इसी के तहत आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी शिवसेना सीट बंटवारे के पुराने फॉर्मूले के तहत 48 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती है। तो क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी? एकनाथ शिंदे गुट की शर्तों को क्या उसी तरह मानेगी जैसा वे पहले शिवसेना के साथ निभाते आई है? और शिंदे इतनी आक्रामक तरीके से बैटिंग क्यों कर रहे हैं इस सीट फॉर्मूले के सवाल पर मैंने पूछा मुंबई में इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट धवल कुलकर्णी से। देखिए, इसमें दो तीन चीजें। पहली बात है कि 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें शिवसेना की 18 सीटें आई महाराष्ट्र में। उसके बाद दमन में जो चुनाव हुआ उसमें उनकी और एक सीट आई, तो कुल हुए 19 सीट लोकसभा में, जो आज तक की शिवसेना की सबसे बड़ी टैली है लोकसभा में। उसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना से बाहर निकल गए, 19 में से 13 सांसद उनके साथ चले गए। और एकनाथ शिंदे का ये दावा है कि असली शिवसेना वो है, ना कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे का। तो अभी एक परसेप्शन ऐसे बिल्डअप हो रहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, लेकिन ड्राइविंग सीट में असल में देवेंद्र फडणवीस बैठे या बीजेपी बैठी, और वो एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार को चला रहे हैं। परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है। अगर उन्हें इस परसेप्शन को तोड़ना है तो ये बिल्कुल जाहिर है कि उन्हें अपने आप को असर्ट करना होगा। और उसका एक जरिया यह है कि लोकसभा के चुनाव या जो भी चुनाव हो उसमें जो बंटवारा है सत्ता का, तो उसमें अपना बिल्कुल ठोक के ये मांगना बंटवारा। ये बिल्कुल जाहिर है कि जो 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है उन्हें तो मतलब वो सीटें तो वो रखेंगे, उसके बजाय भी और सीटें वो मांग रहे हैं, मांग सकते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को भी उनको एकोमोडेट करना है सीटों के ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो देखिए किसी भी चुनाव में, किसी भी जो निगोशिएशन में थोड़ा बहुत गिव एंड टेक तो होता ही है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में
शिवसेना थोड़ी सीटों पे दावा लगा रही है, उन्हीं जगहों पे बिल्कुल कांग्रेस दावा लगा रही है। तो ये थोड़ा गिव एंड टेक तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्टी से भी ज्यादा ये होगा कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक इलेक्टिव मेरिट वाला उम्मीदवार होना, ये बहुत ज्यादा दोनों फ्रंट्स के लिए जरूरी होगा। जी, और आप महाविकास अघाड़ी का ज़िक्र कर रहे हैं। उधर खींचतान कैसी है? कहा जा रहा है कि 44 सीटों पर शुरुआती समझ एक बनी है, जिसमें 17 कांग्रेस, 15 शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और 12 एनसीपी के हिस्से की बताई जा रही हैं। तो आसानी से एक कंसेंसस बनता दिख रहा है आपको वहाँ, या फिर दूसरी शर्तें यहाँ भी अभी शामिल होनी हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी में भी हर पार्टी अलग अलग फॉर्मूलाज बता रही है, लेकिन देखिए क्या है कि जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, डेविल लाइज इन द डिटेल। ऑन पेपर ये लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी बिल्कुल स्ट्रांग गठबंधन है, अगर तीनों पार्टियां एक आए तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बिल्कुल टफ फाइट हो सकती है। ये सही है, मतलब इससे देखा जाए तो अब तक जो चुनाव हुए, जैसे कस्बापेट विधानसभा का चुनाव, उसमें तो ये हमने देखा है। लेकिन मुद्दा वापस वही आता है कि सीट शेयरिंग की वो क्या किया जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की जो सीट है, जहां से पूनम महाजन है बीजेपी की सांसद, तो उस सीट के ऊपर ये भी दावा लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग भी लगा रहे हैं। मुंबई नॉर्थ जहां से गजानन कीर्तिकर शिवसेना के, जो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो चुन के आए हैं, उस सीट के ऊपर शिवसेना भी दावा लगा रही है, कांग्रेस भी दावा लगा रही है। तो वो जो बात है ना, वो बहुत मुझे लगता है कि डेविल, जैसा मैंने कहा, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। लेकिन देखिए कि जैसे मैंने पहले सवाल की बात करते हुए आपको कहा कि अभी मुझे महाविकास आघाड़ी के एक नेता ने बताया कि सीट किससे जाएगी, उससे ज्यादा मायने ये बात रखेगी कि उम्मीदवार कौन है, क्योंकि उम्मीदवार होना, इलेक्टिव मेरिट वाला उम्मीदवार होना बहुत अहम है। मार्च में जो कस्बापेट विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने लगभग 20-25 साल के बाद, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस जीत गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वहां के जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, रविंद्र दंगेकर, वो बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार है। तो शायद अगर और किसी को वो वहां पर खड़ा किया जाता चुनाव में, तो शायद वो जीत के नहीं आते। लेकिन वो सीट इसलिए कांग्रेस जीत पाई क्योंकि उनकी उम्मीदवार स्ट्रांग थे। तो मुझे लगता है आगे चल के ये काफी अहम होगा दोनों गठबंधनों के लिए। ये थे मुंबई में इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट धवल कुलकर्णी। जिस वजह से आटा महंगा हो गया, समूची दुनिया में महंगाई बेतहाशा बढ़ी, दुनिया की सप्लाई चेन बिगड़ी, अर्थव्यवस्था सुस्ती में चली गई, वो रूस यूक्रेन युद्ध आज भी अभी भी जारी है। कोई दिन नहीं बीतता जब यूक्रेन में कोई धमाका ना हो, किसी की जान ना जाए। कीव, खार्कीव, लवीव, ओडेसा, जापोरेजिया, खेरसेन, ये उन शहरों के नाम हैं जो इस लड़ाई में बहुत हद तक तबाह हो चुके हैं। कल रात इस सिलसिले में एक साथ कई घटनाक्रम हो रहे थे। इधर रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप, जो कई दिनों से दावा कर रही थी कि उन्होंने यूक्रेन के बेहद अहम बखमूत पर कब्जा कर लिया है और अब वे उस रूसी सेना के हवाले कर रहे हैं, तो उधर यूक्रेन अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि बखमूत अभी भी पूरी तरह से उन्होंने नहीं खोया है। इन सब क्लेम्स काउंटर क्लेम्स के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद विश्वसनीय सहयोगी हैं, उन्होंने रात कल ये दावा कर दिया कि रूस के कुछ बेहद ही टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को बेलारूस तैनात किया जा रहा है। फिर क्या, यूक्रेन और यूरोप से इसे बड़ा खतरा बताते हुए बयान आने लगे। अभी 2-1 दिन ही तो हुए हैं जब G7 समिट से अपने सहयोगियों को मनाकर भारी हथियार, गोला बारूद और F-16 का वादा लेकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन लौटे हैं। लौटते ही बखमूत पर उनके कंट्रोल खोने की बात एक बड़ा सेटबैक है। रूसी सोर्स और जो वेस्टर्न सोर्स है, दोनों को एनालाइज करें तो क्या रूस का पूरी तरह बखमूत पर कब्जा हो गया है या किसी तरह का प्रोपेगेंडा है? मैंने समझा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजन कुमार से। लेकिन मेरे हिसाब से अब बखमूत है, वहाँ पे जो शहर का इलाका है और वहाँ पे रूसी जो वैगनर फोर्सेस है, सपोर्टेड बाय जो रूस की आर्मी है, उनका कब्जा है। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो कि वहाँ पे काफी एरिया है जो कि फॉरेस्ट का है या दूसरा जो एरिया बगल का है, वहां से अभी भी अटैक की संभावना है। और आप आउटस्कर्ट्स में देख रहे हैं, वहां पे अभी भी जो फाइट है वो कंटिन्यूड है दोनों साइड से। लेकिन जहां तक बखमूत की बात है, जो शहर की
बाद यहाँ पे एक सेंटर, सिटी सेंटर जिसको बोला जाता है, और वहां से यूक्रेनियन आर्मी को रूसी आर्मी ने, खासकर वेगनर ग्रुप ने वहां से निकाल दिया है। तो ये तो लगभग जो आप दोनों सोर्सेज को मैं देख रहा हूँ, रूसी सोर्सेज और फिर वेस्टर्न सोर्सेज को भी, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले वेस्टर्न सोर्सेज पहले बहुत ही क्लियर थे, नहीं हमारा वहां पे कब्जा है सर्टेन एरिया में, लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं कि अभी भी फाइट जारी है। तो उनके शब्दों को अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे वेस्टर्न इसका, तो वहां पे ये लगेगा कि नहीं, वो कहने की कोशिश ये करें कि फाइट कंटिन्यू है, लेकिन जहां तक कब्जे की बात है तो बखमुत में निश्चित रूप से अभी रूसी आर्मी का कब्जा है। और जो दूसरी जगह में एक जो नए एक नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, जैसे बेलगोरद जो एरिया है, जो रूस का इलाका है, वहां पे कुछ यूक्रेनियन फोर्सेस ने वहां पे जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट फोर्स है, डायरेक्ट आर्मी के नहीं भी पार्ट हो सकते हैं, उन्होंने यूक्रेनियन लीजन बोलते हैं उसको, तो उन्होंने वहां पे अटैक किया था। और ये एक नया नेचर है कि जो आर्म्ड नेशनलिस्ट यूक्रेनियन फोर्सेस है वो रूस के अंदर में जाके कई जगहों पे, जो खासकर बॉर्डर का एरिया, वहां पे अटैक कर रहे हैं। राजन जी, बखमूत क्यों इतना सिग्निफिकेंट हो गया था? और एक तरह से देखें तो नाक की लड़ाई इसको रूस ने बना लिया था। बाखमुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि इतनी लंबी, लगभग 144 दिन बोला जाता है या उससे भी ज्यादा से, कि काफी दिनों से वहां पे बिल्कुल 1-to-1 फाइट हो रहा था, और उसमें रूस की बड़ी बदनामी हो रही थी, बहुत बेइज्जती भी हो रही थी, क्योंकि वहां से वो यूक्रेन फोर्सेस को निकाल नहीं पाते। और चूंकि ये अर्बन वॉरफेयर का स्वरूप ले लिया था, तो वहां पे किस बिल्डिंग में कौन सा छुपा हुआ है, कौन कहाँ पे है, तो वो पता करना मुश्किल हो रहा था। और बिल्कुल एक ओपनली आप किसी भी सिटी को बॉम्ब नहीं कर सकते, तो वो फाइट बहुत मुश्किल हो रहा था। और वैगनर फोर्सेस ने तो वहां पे ये भी बोला था कि उनके पास सफिशिएंट आर्म्स नहीं है, और रूस अगर वहां नहीं देता तो ये भी बोला था कि वहां से बखमुत से वो विथड्रॉ करेंगे। लेकिन फाइनली ये मैसेज जाता है कि अभी वहां पे उन रूसियों का कब्जा हो चुका है, और यूक्रेन अपनी पॉलिसी को लगता है कि बदलने भी वाले हैं। अभी कुछ और नए जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये भी हो रहा है कि पोलैंड और नेदरलैंड्स और यूके ये F-16 को लेकर ट्रेनिंग देंगे। F-16 जो कि अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और अब जानते हैं कि F-16 से तो भारतीय सभी लोग जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास भी F-16 है, जबकि भारत के पास सुखोई है, तो वैसे भी समझ सकते हैं कि किस ढंग का वहां पे सिचुएशन होगा। तो मेरे हिसाब से अगर F-16 आ भी जाता है वहां पे, और हालांकि ट्रेनिंग में काफी लंबा लगता है, आप जानते हैं कि पायलट की ट्रेनिंग कितनी लंबी होती है, तो उसके बाद भी नहीं फर्क पड़ेगा। भारत में तो सुखोई है, सुखोई 30 है, रशिया के पास इससे बेटर वर्जन है, और अगर F-16 पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान ऐसा क्या भारत को कर लेगा, मुझे बता दें। अगर कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाते हैं तो उससे स्थिति नहीं बदलने वाली है। और एक आखिरी सवाल राजन जी, अगर स्थिति नहीं बदलने वाली है तो फिर वेस्ट, खासकर जो अमेरिका, यूके, पोलैंड जैसे देश हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी समझ क्या है इस युद्ध को लेकर, और वो कितना सही है आपके मुताबिक? लेकिन मुझे लगता है कि इससे जो एक वेस्ट में एक मैसेज गया था कि वेस्ट ये अभी तक समझ रहा है कि यूक्रेन रूस को हराएगा और हम उसको आर्म सप्लाई करते रहेंगे, और अगर सफिशिएंट आर्म दिए हम रूस को हरा देंगे, यूक्रेन से निकाल देंगे। मुझे लगता है यह जो एक इल्यूजन है वेस्ट का, ये वार को काफी लंबा बढ़ाता जा रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज इस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यूक्रेनियन लोग मर रहे हैं वहां पे, हम तो केवल फिनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, और फिनांस तो उनको ऐसे भी करना पड़ता है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो कोई दूसरा अगर उनके लिए वार लड़ा है और उनका नुकसान केवल आर्म्स एंड थोड़े से फिनेंसेस का हो रहा है, तो इससे वेस्ट को फर्क नहीं पड़ता, और इस कारण से जो युद्ध है काफी लंबा चल रहा है। और इसमें मेरे हिसाब से वेस्ट को समझना चाहिए कि यूक्रेन का जिस ढंग से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसको रीबिल्ड करना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, और लेकिन उस पर ध्यान नहीं है अभी। पोलैंड खासकर, पोलैंड और यूके, यूरोप के 2 कंट्री खासकर वहां पे बिल्कुल अड़े, क्योंकि पोलैंड को ये लगता है कि यूक्रेन तक अगर रूसी आ गए तो फिर अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है, तो पोलैंड इसलिए भी डरता है। तो पोलैंड खासकर वहां पे यूक्रेन को में ही रोकना चाहता है ताकि युद्ध पोलैंड के अंदर ना आ जाए। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि अभी लड़ाई चल रही है, और अब मेरे हिसाब से अभी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राजन कुमार। और अब वक्त है प्रेस रिव्यू का। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। जनसत्ता अखबार की पहली हेडलाइन है, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक व्यक्ति की मौत, तनाव। नाराज भीड़ ने क्या किया, मंत्री के घर में तोड़फोड़ कर दी। आप पिछले 1 महीने का पूरा इसका डॉट्स कनेक्ट कीजिए, आपको हर पॉइंट पर हिंसा मिलती दिखती है। फिर 144 लगता दिखता है, कर्फ्यू लगता दिखता है, इंटरनेट शटडाउन होते दिखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लगातार ये कहा जा रहा था कि साहब इसका कोई उपाय निकालें, स्थिति गंभीर हो रही है।
तो कल उन्होंने शांति की अपील की है और द पायनियर अखबार में इसका पूरा लेखा जोखा है। लेकिन द एशियन एज अखबार कुछ और ही बता रहा है। एशियन एज अखबार बता रहा है कि जल्द ही 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन कब पहुंचने वाले हैं ये द एशियन एज खुलासा नहीं करता है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन में ये बात पता चल जाती है कि मणिपुर में अगले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं वहां की स्थिति का जायजा लेने। अब एक स्थिति तो मणिपुर की है, दूसरी स्थिति दिल्ली में नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर खराब होती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस अब इस पर कूद गए हैं मैदान में कि साहब आओ आज देखें जरा किसमें कितना है दम। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी एरोगेंस दिखा रही है पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी क्यों करेंगे इनॉग्रेशन जब प्रेसिडेंट हैं? प्रेसिडेंट को छोड़कर पीएम मोदी क्यों करेंगे इनॉग्रेशन? अब बीजेपी बोल रही है कि यार वो आना ही नहीं चाहती हैं, उन्होंने मना कर दिया है, वो व्यस्त हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इनॉग्रेशन। इसके बाद अब सेंगोल का राग छिड़ गया है कि आपने सेंगोल के साथ क्या किया ये बताइए। आजादी के बाद से उसे म्यूजियम में रखा हुआ है, राष्ट्रीय धरोहर है, और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे बीजेपी अपना एक ये पॉइंट ले आ रही है, हालांकि ये कितना वैलिड है नहीं है ये आप पे डिसाइड करने का छोड़ रहे हैं हम। अब इसी खबर को देखते हैं कि बाकी अखबारों ने क्या छापा है। संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होंगे 25 दल, ये हेडलाइन पायनियर अखबार की है। नवभारत टाइम्स लिख रहा है कि नई संसद पर जितने दल विरोध में उतरे उससे ज्यादा 7, तो 25 दल साथ हैं जैसा कि पायनियर अखबार का हेडलाइन है, और 21 दल समारोह के विरोध में है। और इस पूरे मसले पर बात चली गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज नई संसद की इनॉग्रेशन पर सुनवाई होनी है। अब देखते हैं कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि बस 2 दिन अब इनॉग्रेशन में बाकी रह गए हैं। और मैं द एशियन एज अखबार पढ़ रही थी सूरज, और ख़बर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को केंद्र ने Z+ सिक्योरिटी दी है, और ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स पर दी गई है। कहा जा रहा है कि सीमावर्ती राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों को देखते हुए मान की जान को ख़तरा है, और इसी के मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियों ने Z+ सुरक्षा देने की सिफारिश की है। तो CRPF सूत्रों के हवाले से ही ये खबर लिखी गई है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जो VIP सुरक्षा दस्ता है उनकी तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, और जल्द ही CRPF जो है वो मान की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी, और इसके लिए 55 सशस्त्र जवानों का दल जो है वो भेजा गया है। जी खुशबू, और नवभारत टाइम्स की सेकेंड लीड स्टोरी आप इसे कह सकते हैं कि बच्ची से रेप, हत्या के दोषी को उम्र कैद। पुलिस ने कहा था ऐसी 30 वारदात की बात कबूली है। तो रविंद्र कुमार हैं जिसे दिल्ली की एक अदालत ने ताउम्र सलाखों के पीछे कैद रहने की सजा दी है। अदालत ने रहम दिखाने से साफ इनकार कर दिया था, और एक रहम की आस लेकर अरविंद केजरीवाल भी हैं जो पार्टी तर पार्टी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि साहब ये जो अध्यादेश आया है अधिकारियों के ट्रांसफर का, उसके खिलाफ राज्यसभा में साथ में खड़े हो जाओ। और इसी सिलसिले में कल उनकी शरद पवार से मुलाकात होती है। शरद पवार का भी उन्हें साथ मिलता है, और एक तस्वीर है सत्येंद्र जैन की, दिल्ली के पूर्व मंत्री की। वो कल बाथरूम में गिर गए तिहाड़ के, और उन्हें फिर भर्ती कराना पड़ा LNJP अस्पताल में। उनकी तस्वीर है जहाँ पे वो ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप दिल्ली और दिल्ली NCR में रहते हैं तो कल की रात के मौसम के बारे में आपको मालूम होगा, और उसी के बारे में हिंदुस्तान अखबार लिख रहा है कि तपती दिल्ली को तेज बारिश ने भिगोया। राजधानी में 2 दिन और बारिश होने के आसार हैं, खुश हो जाइए। और करीब 37 डिग्री जो पारा है अधिकतम वाला वो दर्ज किया गया है। तो ये हिंदुस्तान अखबार से मैं खबर देख रहा था। नवभारत टाइम्स बता रहा है कि कुनों में 2 और चीते की मौत हो गई, लेकिन क्यों हुई, कारण क्या था, इसका जवाब हमें हिंदुस्तान में लगे हेडलाइन से मिलता है कि गर्मी और कमजोरी से 2 और शावकों की मौत हो गई है। हालांकि इन दोनों चीतों की जो मौत है वो 23 मई को हो गई थी, लेकिन सूचना कल मिली। द पायनियर हिंदी पर मैं एक खबर देख रही थी सूरज, INS विक्रांत पर रात के समय MiG-29 जो कि है लड़ाकू विमान, वो पहली बार उतरा, जिसे भारतीय नौसेना ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। नौसेना अधिकारियों ने ये बताया है कि ये उपलब्धि बुधवार रात को हासिल की गई जब जहाज़ जो है वो अरब सागर में था। अधिकारियों का ये कहना है कि MiG-29 की रात के समय पहली लैंडिंग करना भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का संकेत है। वहीं एक और ख़बर यहीं पर एक छोटे से बॉक्स में लिखी गई है कि रक्षा बलों को जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे लैस करेंगे, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। जी खुशबू, और विदेशी खबरों में आए तो डॉन वेबसाइट पे एक स्टोरी है कि मुल्क से
जो इमरान खान है वो भाग नहीं सकेंगे। नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दिया गया है। आर्मी चीफ का बयान आया है कि शहीदों को बेइज्जत करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इमरान खान के लिए एक और दिक्कत आ रही है। दूसरा ये कि बीबीसी पे एक स्टोरी है कि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो लंदन में 143 करोड़ रुपए में बिकी है और उम्मीद से ज्यादा दाम मिला है। और ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। ये भी बीबीसी की स्टोरी में देख रहा हूँ कि अमेरिका इजराइल के बेस तक पहुंचने में ये सक्षम है और फारस की खाड़ी में युद्ध पोतों पर इसे तैनात कर दिया गया है। वहीं चीन में एक नई लहर आई है। ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट से जून में पीक आएगा, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं, और एक हफ्ते में वहां 6.5 करोड़ केसेस दर्ज हो सकते हैं। और अब जान लेते हैं 26 मई का इतिहास। 1999 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने पहली बार एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इनमें भारत, कोरिया और जर्मनी के एक सैटेलाइट थे। 1926 में लेबनान ने संविधान अपनाया और 1957 में मुंबई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई। और अब दीजिए मुझे इजाजत। अब आपसे अगले हफ्ते सोमवार को मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया था शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।